हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं और कितने लोग शॉर्ट्स, ये सब ऐसे कुछ नहीं, थ्रोली की बुक के थ्रू कवर किया जाएगा। यहाँ पे एक एक सेक्शन को कवर किया जाएगा और पूरे बुक को मैं कवर करूँगा यहाँ पे। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है ये पूरी सीरीज से। तो मेरे साथ जुड़े और यकीन मानिए, मैं आपको जीएस का सारा कंटेंट कवर करूँगा, ठीक है। तो ये सीरीज है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोटा मोटी चीज़ जानेंगे कि भूगोल क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो लेकिन इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ अपना कंटिन्यू कीजिए और इसको ट्यूटोरियल वीडियो के रूप में डेली इस चैनल के माध्यम से आप पूरा जो जीएस का सिलेबस है वो कवर कर लीजिए। यकीन मानिए, मैं उस पॉइंट को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली टच करता है, ठीक है, डायरेक्टली हंट करेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरे बुक को आप पढ़ रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन इस क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए लेट स्टार्ट। तो जियोग्राफी जो वर्ड है भूगोल, वो जियो प्लस ग्राफीन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की व्याख्या करना, ठीक है। ये रहा आपका भूगोल, एक सिंपल। उसके बाद ये ये मैं लाइन कोट किया हूँ, जहाँ पे टिक मार्क किया हूँ उसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन करते जाइए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इरेटोस्थेनीज एक जियोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। और उन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, संभावनावाद और नियतिवाद। ये एक बेसिक है, पहला चैप्टर है, तो थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन और जो चीज़ नहीं क्लियर हो रहा है उसको एक रिमाइंड के रूप में कवर कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भूगोल के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रैगजल है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एंथ्रोज्योग्राफी किसकी कृति है? तो फ्रेडरिक रैगजल की है। ओडिसी एवं इलियड की रचना किसने की? तो होमर, एक यूनानी स्कॉलर थे। अब इसमें ज़्यादा आपको इसमें मेन विशेष पॉइंट नहीं है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है तो आपका वातावरण के प्रेरणादाता। क्योंकि आजकल जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन बहुत ही क्रूशियल रह रहा है और बहुत ही एक डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट कर रहा है। तो वातावरण के प्रेरणेता है हेरोडोटस, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका देख सकते हैं, जो मेन की पॉइंट है उसको ही देखें हम लोग तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा, कुछ कोड से जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्ट्रैबो, आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रैबो जो एक रोमन भूगोलवेत्ता थे, पृथ्वी को दीर्घायत यानी ओब्लॉन्ग बताया था। तो पूछ सकता है कि एग्जाम में, जैसे पूछ रहा है आजकल, थॉट्स पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो पृथ्वी को दीर्घायत ओब्लॉन्ग किसने बताया था? तो स्ट्रैबो को। स्ट्रैबो कौन है? एक ज्योग्राफर है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया जा चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो डार्क एज है वो कब से कब तक माना जाता है? तो मेनली ये क्रिश्चियन एरा का है, जो कि आपका लास्ट जो स्टार्टिंग मिडिल सेंचुरी है, जब स्टार्ट हो रहा था, और मिड मिड सेंचुरी था, उसके बीच का, यानी आप रफली कह सकते हैं। तो ये 300 से लेके 1200 का जो एरा था वो आपका डार्क एज कहलाता है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे विशेष पॉइंट है, जो कॉस्मोस जो वर्ड है उसको कॉइन किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर थे, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं जेस पीरियोडिस सुप्रसिद्ध रचना किसकी है, तो ये हिकैटियस की है, जिसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। ज्योडिसी के राइटर कौन है, इराटोस्थेनिस, जिन्होंने सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई जानने का पहली बार प्रयास किया था इक्वेटर को, ठीक है। हिस्टोरिया नेचुरला किसकी पुस्तक है, तो ये प्लिनी की है, एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। किताबुल हिंद अलबरूनी, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा रोचक आपको बनाएगा, और इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना है, या तो ध्यान से सुनना है और इसको याद करते जाना है। हिस्टोरिया नेचुरला प्लिनी और किताबुल हिंद अलबरूनी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं श्रेष्ठतम अतिजीवता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो वर्ड है चार्ल्स डार्विन का है। रुको और जाओ नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर का है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन, ठीक है। ये जितने भी मैं टिक लगाया हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन या कहीं पे नोट कर लें, या तो याद करते जाएं, या तो बार बार वीडियो को देख के रिवीजन कर लें। मैग्लोपोलिस शब्द को सर्वप्रथम किसने यूज किया था, तो गॉटमैन ने। सागर नीतल प्रसरण, ठीक है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको हैरी हैश ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तिकना सिद्धांत हैरी हैश ने ही दिया था। और महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, इसको दिया था वैगनर ने। और हेदर स्थल का सिद्धांत इसे कौन बताया था, तो मैकेंडर ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो ये बनाया था एनविले ने। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को पेश दीजिए, ठीक है। और ये जो जितना भी मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है, यकीन मानिए इस पॉइंट को अगर आप कवर कर ले रहे हैं, जिस पॉइंट को मैं टिक किया हूँ, तो शायद 99% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। एनालेमा किसकी रचना है, तो क्लोडिस टॉलेमी की है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दिखाया था, जो इंडिया के वर्ल्ड ज्योग्राफिक मैप में इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले वो टॉलेमी ने ही किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है, तो ये आपके सामने है। हिंडनबर्ग लाइन, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय किया गया था जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। मैनरहीम लाइन सोवियत रूस और फिनलैंड, सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा लाइन है, मैनरहीम है। मैग्नॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान में देना होगा, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते हैं जब भी किसी के बीच झगड़ा होता है तो उसका निपटारा करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी बीच में लोग हिस्सा बखरा लगा देते हैं, वही हिस्सा ये लगा है इन लोगों के बीच में, ताकि वो विवादित जमीन पे दोबारा ये लोग लड़े कटे मरे नहीं, क्योंकि उससे प्रजा को हानि होती है, राजा को कोई हानि नहीं होती है। आप देख लीजिए अपने इंडिया में ही जो सेकुलरिज्म को लेके बहुत सारा एक हिपोक्रेसी जो जनरेट किया गया है, लेकिन हो रहा है कुछ और, ठीक है। ये एक बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें जनता फंस रही है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, आज ये पार्टी गई वो पार्टी गई, तो जो एक सत्ता है वो तो जो लड़ रहे हैं वो तो उनके पास है, मर कौन रहे हैं कट कौन रहे हैं, जो जनता है। आप लोग समझदार हैं, आगे बढ़ा जाए। 17वीं समानांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ और साउथ वियतनाम 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा नॉर्थ और वेस्ट वियतनाम। नेक्स्ट है, ये है इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए इसको स्किप कर देते ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट आता है
24वीं समानांतर रेखा। तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है, लेकिन कक्ष के पास है, लेकिन भारत इसे नहीं मानता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। विवादित है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है पूछ दे। 24th पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि समुद्री बाउंड्री है और इसे एक बहुत मतलब एक बहुत ही क्रूशियल है। इंडिया इसे नहीं मानता है, पाकिस्तान इसे मानता है, हम लोग इसको डिनाई करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 38 पैरेलल लाइन, ये आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा गया है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कभी। वाहियात क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम महावाहियात, उसी महावाहियात क्वेश्चन का एक उदाहरण होगा 141। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडो कनाडा टेंशन हुआ है और अमेरिका भी उसमें क्या किया है, हस्तक्षेप किया है। तो पूछने की संभावना है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महावाहियात क्वेश्चन होने के बावजूद भी। आगे बढ़ते हैं। 41 पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ये 141 और 49 दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ऑर्डिनेंस लाइन पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। सिगफ्रॉयड रेखा ईस्ट फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन, ये इंडिया और चाइना के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अल्पलाइन भारत, फ्रांस और इटली के बीच है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग जो मैप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री इसका जान ले मैप का। तो सबसे पहले जो मैप का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसे वो दिया बेबीलोन ने, ठीक है। और बेबीलोन वर्ल्ड के जो स्ट्रेंजर उसमें है बेबीलोन का झुलता हुआ बाग। और मिस्र का ट्यूरिन पैपिरस भी प्राचीनतम मानचित्र है, लेकिन एनिक्जीमेंडर ने 600 ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है एनेक्जीमेंडर को। एनेक्जीमेंडर ध्यान रखना है, 600 ईसा पूर्व विश्व का पहला मानचित्र बनाया था। कौन? एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं वही चीज़ यहाँ पे आपको रिकैप करूँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मानचित्रों पर अंकित रेखा है। तो डेटम लाइन होता है। डेटम लाइन ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये डेटम लाइन होता है। यूपीपीसीएस 91 और 94 में पूछा गया, मतलब कि समुद्र के ऊपर, पनिया के ऊपर क्षैतिज, जिसे ऊंचाई मतलब ऊपर सतह और नीचे गहराई, उसी को डेटम लाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा। एक गिलास पानी लीजिएगा, उसके जो सतह पे लंबा और फिर उसके नीचे गहरा, उसको मापने के लिए डेटम लाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट है, आइसोनिफ बर्फ गिरने के में समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आइसोथर्म है, समान तापमान वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए आइसोथर्म। बाकी एक आइसोराइम है जो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसे
पॉज करके भी आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मूल्यवान है। समय की कीमत को समझिए। आगे बढ़ते हैं। आइसोकोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोकोर नियत आयतन वाले समान बिंदु को मिलाने वाली रेखा आइसोकोर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, समुद्र मौसम और जलवायु का प्रदर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही होगा। तो मौसम और जलवायु का जो प्रदर्शन है उसमें एनरर्ड बैरोमीटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, वायु दाब को मापने में। और 14 बैरोमीटर इसी का रूप है, इसी का वर्जन है 14 बैरोमीटर। अल्टीमीटर वायुयान में वायु दाब तथा ऊंचाई ज्ञात करने में उपयोग किया था अल्टीमीटर, ये भी ध्यान रखना है। रेन गेज, बारिश होता है तो उसको मापने के लिए हम रेन गेज का ही उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ क्या है, एक चार्ट है जिससे आपको जो दिन भर का टेम्परेचर है उससे ध्यान रखा जाता है, मापा जाता है। आर्द्रता मापी के लिए हाइग्रोमीटर के लिए, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करते हैं। ठीक है, अब ये विश्व के प्रमुख देश और राजधानी मुद्रा है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एक दो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग करते चलेंगे, जैसे श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा, ये ध्यान रखना है, कोलंबो नहीं। लेबनान का बैरूत, इसे ध्यान रखना। लाओस का वियंटाने, इसे ध्यान रखना। जॉर्डन अमान बहुत इंपॉर्टेंट अभी अभी हाल में, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, एशियन कंट्री में हांगकांग की राजधानी ध्यान रखना है विक्टोरिया, और उज्बेकिस्तान ताशकंद, इसे भी ध्यान रखना है। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, इसे भी ध्यान रखना है। किर्गिस्तान बिश्केक, इसे भी ध्यान रखना है। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, इसे भी ध्यान रखना है। और तजाकिस्तान दुशानबे, इसे भी ध्यान रखना है। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद और तजाकिस्तान दुशानबे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मलावी लिलांगवे, बुरुंडी गीतेगा, माली बमाको, ध्यान रखना। गाम्बिया बांजुल, ठीक है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मोरक्को रबात, मोजाम्बिक मापुतो, नामीबिया विंडहोक, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, जाम्बिया लुसाका, कांगो किसानसा, टांगो लोमे और घाना अकारा। बाकी और सब जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सूडान ध्यान रखना है, खार्तुम, ठीक है। अल्जीरिया तो ध्यान ही है, मॉरिशस भी ध्यान रखना, पोर्ट लुइस। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा देर और इसे होल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इम्पोर्टेंट उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें बहामास, नसाउ, यारो अभी हाल में जो पिछले बार जो आर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर किए जा रहा हूँ। ठीक है, ग्रीनलैंड नूक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल के एग्जाम में ग्रीनलैंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, ये भी आर में पूछा गया, तो दो ये देश की राजधानी एक बार पूछा गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एशियन और अफ्रीकन कंट्री अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें ध्यान रख देना है। हैती भी ध्यान रखना, पोर्टो प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है इक्वाडोर, क्वेटो, ध्यान रखना है क्वेटो, ये क्वेटो पाकिस्तान में, ये क्वेटो है, इक्वाडोर की राजधानी है। बाकी आप लोग एंटीगुआ बरबूडा की राजधानी भी सेंट जोन्स, ये
ARO 2021 में, मतलब कि मैचिंग में आया था ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। पेरू, लीमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पराग्वे, असंसियान, इसे भी ध्यान रखना है। गुयाना, जॉर्ज टाउन, इसे भी ध्यान आपको रखना है। फिनलैंड, हेलेंस्की, इसे भी ध्यान रखना है। आइसलैंड, रिकयाविक, इसे भी ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया, वियना। और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज़्यादा ये पेज इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंपाइलेशन आपको जल्दी मिलेगा नहीं एक जगह, ठीक है। अजरबैजान, बाकू, जॉर्जिया, टिब्लिस, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट 20 ईयर में जितने कंट्री का नया फॉर्मेशन हुआ है, जो नए देश बने हैं, नए देशों का निर्माण, नए कंट्री का निर्माण हुआ है, उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि आफ्टर सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन से हुआ है, उनके टूटने से हुआ है, ठीक है। तो स्लोवेनिया की राजधानी लुब्जाना है, 1991। क्रोएशिया, जाग्रेब। और ये सारे कंट्री सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही हुए हैं। सर्बिया, बेलग्रेड। बोस्निया हर्जेगोविना, साराजेव। मॉन्टेनेग्रो, पोड गोरिका। मैसिडोनिया, स्कोप्जे, कोसोवो, प्रिस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओशिनिया को थोड़ा जान लेते हैं। ओशिनिया मेनली जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो आपके इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्री हैं उसका एक ग्रुप है जिसको ओशिनिया, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और ओशिनियन कंट्रीज में 14 देश आते हैं, ठीक है, जो कि ये हैं। इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, माइक्रोनेशिया पलिकिर, टोंगा, नुकुआलाफा, वनुआतु, पोर्ट विला, किरिबाती, तराबो, पपुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोसोर्बी, फिजी, सुओ, मार्शल द्वीप, मजूरो, नारू, यारेन, तुवालू, वैआकू, पश्चिम समाओ, एपिया, सोलमन आइलैंड, होनियारा, पलाऊ, मेलियाक। अब विश्व के विवादित क्षेत्र जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अक्साई चीन भारत और चीन के बीच में है। चुमार भारत और चीन के बीच में। स्प्रेटली द्वीप वियतनाम और चाइना के बीच में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लगातार 3 है चाइना से ही है। डोकलाम चीन और भूटान। फॉकलैंड ब्रिटेन और अर्जेंटीना। कोरल द्वीप रूस और जापान। गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान, सब जानते हैं। जुकूर द्वीप, लाल सागर। तो इसमें चीन ही एक ऐसा कंट्री है जिसका विवाद सबसे ज़्यादा सभी से ज़्यादा देशों से है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि विश्व की लैंडलॉक कंट्री, तो ये ध्यान रखना है, अभी तक पूछा गया नहीं है कि वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक हैं। तो टोटल 45 ही देश हैं जो कि लैंडलॉक है, जिसमें एशिया के 12 देश हैं, यूरोप के 15 देश हैं, दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, अफ्रीका का 1 देश है, 16 देश है। अब उत्तरी अमेरिका का कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे 3, 2, 1, ये भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठा क्या है ये, तो ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो डबल लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाओस है, ठीक है, अफगानिस्तान है, ठीक है, भूटान है, ये भी है, सॉरी भूटान नहीं है, ये किर्गिस्तान है, सॉरी किर्गिस्तान है, ठीक है। यूरोप में 2 ही कंट्री हैं, ठीक है, ये आपका हंगरी है और एक आपका है लिechtenstein, ठीक है। ये 2 कंट्री ऐसे हैं जो कि आपका डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में 2 ही है, पराग्वे और बोलीविया डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे अफ्रीका में एक ही डबल लैंडलॉक कंट्री है, वो है चाड, ठीक है। चाड और सूडान 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, चाड और लेसोथो,
सुदानी लेसोथो। तो अफ्रीका में 16, दक्षिण अमेरिका में 2, यूरोप में 2 और एशिया में 3 लैंडलॉक डबल लैंडलॉक कंट्री है। अब अगर वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 45 लैंडलॉक कंट्री है, एशिया में 12 है, यूरोप में 15 है, दक्षिण अमेरिका में 2 है, अफ्रीका में 16 है और उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला क्लास। आशा करता हूँ पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी टॉपिक्स आपको मैं कम समय में दिया हूँ वो सारे एक एक वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल देखेंगे और वो चैप्टर होगा आपका एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसके पहले देख लेंगे, जो कि ये इंट्रोडक्शन जो क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, पसंद आए तो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।